27 नवंबर 2020 ईरान की राजधानी तेहरान के बाहर एक शांत धूल भरी सड़क। एक काले रंग की निसान टिएना कार गुजर रही है। अंदर बैठा है ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरेजादे, वो आदमी जिसके दिमाग में ईरान के न्यूक्लियर बम का पूरा ब्लूप्रिंट था। साथ में उसकी पत्नी। उनकी कार के पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं, एक काफिला जो उसे महफूज रखने के लिए था। सतह पर सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन यह सामान्य दिन नहीं है, ये हिसाब का दिन है। अचानक सड़क के किनारे खड़ी एक दूसरी निसान गाड़ी में से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। फखरेजादे की कार रुक जाती है। उसे लगता है कि गाड़ी खराब हो गई है या शायद इंजन पर गोलियां लगी हैं। वो बाहर निकलता है देखने के लिए कि हुआ क्या है, और तभी 1000 मील दूर एक अनजान कमरे में बैठे एक ऑपरेटर ने सैटेलाइट से जुड़े एक रोबोटिक मशीन गन का बटन दबाया। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हथियार जिसे 8 महीने की लगातार निगरानी के बाद इस एक पल के लिए तैयार किया गया था। एक के बाद एक 13 गोलियां, हर गोली का निशाना सिर्फ एक, मोहसिन फखरेजादे। उसकी पत्नी जो उससे सिर्फ 10 इंच दूर बैठी थी, उसे एक खरोच तक नहीं आई। मिशन पूरा हो गया। हमलावर कौन था? कोई नहीं था। वो रोबोटिक गन खुद को उड़ा चुकी थी। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। ये काम था मोसाद का, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी। इस एक ऑपरेशन ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कम से कम 6 साल पीछे धकेल दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मोसाद की हकीकत है। एक ऐसी एजेंसी जिसका नाम सुनकर मिडिल ईस्ट के टेररिस्ट ग्रुप्स और दुश्मन देशों के हुक्मरान कांपने लगते हैं। लेकिन ये एजेंसी बनी कैसे? इसकी शुरुआत हुई 1930 के दशक में, जब दुनिया यहूदियों के लिए खतरनाक जगह बनती जा रही थी। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया जिसका नाम था हगाना, यानी द डिफेंस। ये वो लोग थे जिन्होंने तय कर लिया था कि वो दोबारा कभी असहाय नहीं रहेंगे। यही हगाना आगे चलकर मोसाद की नींव बना। 1951 में इसे आधिकारिक तौर पर इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का दर्जा मिला। इसका मकसद सिर्फ एक था, इजराइल की सुरक्षा, हर कीमत पर। और इस मकसद को पूरा करने के लिए मोसाद ने जो किया, वो दुनिया की किसी और एजेंसी ने सोचा भी नहीं था। साल था 1967। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक सब एक साथ इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए। एक नफरत की लहर जिसका मकसद साफ था। इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नासिर ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना। इजराइल अकेला था, एक छोटा सा देश, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ। जंग तय थी, लेकिन इजराइल के पास एक हथियार था जो किसी के पास नहीं था, मोसाद। जंग शुरू होने से पहले मोसाद के जासूसों ने अरब देशों के हर एयरबेस की जानकारी निकाल ली थी। ये सिर्फ नक्शे नहीं थे, उनके पास 32 बेस की हर मिनट की डिटेल थी। कौन सा फाइटर जेट कहां खड़ा है, पायलट कब कॉफी पीता है, फ्यूल टैंक कब भरे जाते हैं, कौन सा ऑब्जेक्टिव कहां है, कब और कैसे स्ट्राइक करना है। जब जंग शुरू हुई तो इजरायली पायलट्स ने सिर्फ 3 घंटों में इजिप्ट की पूरी एयरफोर्स को जमीन पर ही तबाह कर दिया था। इससे पहले कि दुश्मन के पायलट अपने कॉकपिट तक पहुंच पाते, उनके प्लेन मलबे में बदल चुके थे। नतीजा 6 दिन, सिर्फ 6 दिन में इजराइल ने अपने सारे दुश्मनों को हरा दिया था। यह एक चमत्कार था, और इस चमत्कार के पीछे मोसाद का दिमाग और उसकी हिम्मत थी। मोसाद सिर्फ जंग के मैदान में नहीं लड़ता, वो परछाइयों में लड़ता है। वो दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालता है। एडोल्फ आइकमैन, नाजी जर्मनी का एक बड़ा अफसर, लाखों यहूदियों की मौत का जिम्मेदार, जिसे आर्किटेक्ट ऑफ द जैश होलोकॉस्ट कहा जाता था। जंग के बाद वो भागकर अर्जेंटीना में छिप गया, नाम बदलकर रिकार्डो क्लेमेंट बनकर एक आम जिंदगी जी रहा था। दुनिया उसे भूल चुकी थी, लेकिन मोसाद नहीं। 1960 में मोसाद ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन फिनाले। उनके एजेंट्स अर्जेंटीना पहुंचे।
उन्होंने आइकमैन को महीनों तक ट्रैक किया, उसकी हर आदत, हर रास्ते पर नजर रखी और एक रात जब वो बस से उतरकर अपने घर की तरफ जा रहा था, उसे किडनैप कर लिया। उसे एक सीक्रेट फ्लाइट से सीधा इजराइल लाया गया। इस बात की भनक तक अर्जेंटीना की सरकार को नहीं पड़ी। इजराइल में उस पर मुकदमा चला। दुनिया ने पहली बार होलोकॉस्ट की भयावहता सीधे एक दोषी के मुंह से सुनी और उसे उसके गुनाहों की सजा मिली। मोसाद ने दुनिया को दिखा दिया कि इजराइल के दुश्मनों के लिए कोई पनाहगाह नहीं है, चाहे वो कितना भी वक्त बीत जाए, कहीं भी छिप जाएं। लेकिन मोसाद का सबसे क्रूर और भयानक रूप दुनिया ने 1972 में देखा, म्यूनिक ओलंपिक्स। फिलिस्तीनी आतंकवादियों के एक ग्रुप ब्लैक सितंबर ने इजरायली टीम के 11 एथलीट्स को बंधक बनाया और फिर बेरहमी से मार डाला। पूरी दुनिया स्तब्ध थी। इजराइल गुस्से और शौक में डूबा हुआ था। तब इजराइल की प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मीर ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने इंटेलिजेंस की दुनिया के नियम हमेशा के लिए बदल दिए। उन्होंने कहा कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, गलत के साथ गलत किया जाएगा और हैवानियत के साथ हैवानियत ही की जाएगी। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, ईश्वर का क्रोध। मोसाद ने उन सभी लोगों की एक लिस्ट बनाई जो म्यूनिक हमले में शामिल थे, चाहे वो प्लानर हो, फाइनेंसर हो या हमलावर, और फिर एक एक करके दुनिया के अलग अलग देशों में उन्हें ढूंढकर मारना शुरू किया। यह कोई जल्दबाजी का काम नहीं था, यह एक ठंडा, क्रूर और सोचा समझा बदला था। किसी को पेरिस में फोन पर बात करते हुए बम से उड़ा दिया गया, किसी को रोम में उसके होटल के कमरे में गोलियों से भून दिया गया, किसी को साइप्रस में उसके बिस्तर में ही खत्म कर दिया गया। मोसाद ने एक मैसेज दिया था, हमारे लोगों को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। मोसाद की काबिलियत सिर्फ दुश्मनों को खत्म करने तक सीमित नहीं है, वो ऐसे काम कर सकते हैं जो सुपर पावर्स के लिए भी नामुमकिन लगते हैं। 1966 कोल्ड वॉर का समय, सोवियत यूनियन का मिग-21 फाइटर जेट दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान माना जाता था। अमेरिका उसे स्टडी करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था। तब मोसाद ने यह काम अपने हाथ में लिया। उन्होंने एक इराकी पायलट को फुसलाया जो अपनी नौकरी से नाखुश था। उसे इजराइल में एक नई जिंदगी, सुरक्षा और पैसे का लालच दिया गया। वो पायलट अपना मिग-21 जेट लेकर सीधा इजराइल में लैंड कर गया। इजराइल ने उस जेट को पूरी तरह से स्टडी किया, उसकी हर तकनीक को समझा और फिर उसे अमेरिका को सौंप दिया। जो काम यूएस की CIA तक नहीं कर पाई, वो मोसाद ने कर दिखाया। यही वजह है कि जब अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ और उसके इंटेलिजेंस पर गंभीर सवाल उठे, तो उसने मोसाद से मदद मांगी। जनवरी 2003 में यूएस पेंटागन की एक स्पेशल टीम को तेल अवीव भेजा गया। वहां मोसाद ने उन्हें लिबरेट इराक कैंपेन के लिए ट्रेनिंग दी। उन्हें सिखाया कि इंटेलिजेंस काम कैसे करती है, कैसे दुश्मनों की सोच को पढ़ा जाता है, कैसे परछाइयों में रहकर काम किया जाता है। एक तरह से इजराइल ने अमेरिका का स्टार्टिंग में लिया हुआ एड इंटरेस्ट के साथ चुका दिया। मोसाद की पहुंच और सटीकता का एक और उदाहरण 2020 में देखने को मिला। ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी, मिडिल ईस्ट में ईरान की सारी प्रॉक्सी वॉर का मास्टरमाइंड, एक ऐसा शख्स जिसे छूने की हिम्मत कोई नहीं करता था। वो बहुत शातिर था, हर कुछ घंटों में अपना मोबाइल नंबर बदल लेता था ताकि उसे ट्रैक ना किया जा सके, लेकिन वो मोसाद की नजरों से नहीं बच सका। मोसाद ने उसकी हर हरकत पर नजर रखी। उनकी इंटेलिजेंस इतनी सटीक थी कि उन्होंने अमेरिका को बताया कि सुलेमानी कब, किस फ्लाइट से कहां लैंड करेगा, और उन्हीं की इंटेलिजेंस पर अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट पर एक ड्रोन स्ट्राइक की जिसमें सुलेमानी मारा गया। यह एक और सबूत था कि एक बार किसी आदमी का नाम मोसाद की हिट लिस्ट में आ गया तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। मोसाद का रिश्ता भारत के साथ भी रहा है। जब पाकिस्तान सीक्रेटली अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चला रहा था तो मोसाद ने ही भारत को इसकी अहम जानकारी दी थी। 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी तुर्की के दौरे पर गए थे, तब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी में मोसाद ने भी पर्दे के पीछे से मदद की थी। मोसाद सिर्फ एक इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, वो एक विचारधारा है, एक संकल्प है। अपने देश और अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने का संकल्प। वो परछाइयों में काम करते हैं। उनके एजेंट्स के नाम और चेहरे कोई नहीं जानता, लेकिन उनके काम की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। वो क्रूर हैं,
वो निर्मम हैं, लेकिन वो अपने देश के लिए हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब किसी देश का अस्तित्व दांव पर लगा हो तो उसे बचाने के लिए असाधारण कदम उठाने पड़ते हैं। मोसाद वही असाधारण कदम है, एक ऐसा हथियार जो तब चलता है जब बाकी सब फेल हो जाता है, और जब वो चलता है तो सिर्फ एक ही नतीजा होता है, दुश्मन का अंत।